हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 इसके री एग्ज़ाम की जो आपकी तिथि अभी हमारे सामने है 19 से 22 जुलाई जो आपका एग्ज़ाम होना संभावित है, तो उसी के प्रिपरेशन हम सभी लोग कर रहे हैं। और क्या रहे कर चुके हैं। बस वही है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं है तब तक करते रहना है। तो वही हमारा जो JSGK जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्ज़ाम का, सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, मेरिट डिसाइडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये अपने आप में कई सारे सब्जेक्ट्स का समावेश होता है। तो इस वजह से ये तो आपको मतलब एक अच्छे स्कोर के साथ में, एक अच्छे मार्क्स के साथ में इसको आपने करना है। तो इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों की इच्छा थी कि मतलब प्रैक्टिस सेट की संख्या थोड़ी और बढ़ाई जाए, थोड़ा जो ये अल्टरनेट डेज पे होता है ये अल्टरनेट डेज पे ना हो करके रेगुलर किया जाए। तो मैं रेगुलर रोज़ ले आ पाऊँ नहीं ले आ पाऊँ इसका तो मैं वादा नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतना मैं इस रेगुलरिटी को मेंटेन करूँगी ताकि मैं डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर सकूँ, स्पेशली जब तक कि आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं। एंड तो हम आज अपना जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। मतलब किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो वो राज्य आपका है पंजाब। पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, मतलब ये जो गोविंद सागर, कोलेरू झील और उकाई जलाशय, ये आपका बांध है या फिर झील है या फिर कुछ परियोजनाएं हैं और उनसे जुड़ी हुई नदियाँ हैं। तो मतलब जैसे क्या है कि अब एक लाइन में इसको लिखते हैं, इसलिए मैंने इन तीनों को बस एक साथ में लिख दिया है। आपके सामने ये इस तरह से आएंगे कि या तो ये इससे संबंधित होंगे, या तो इस पे बने हुए होंगे, या तो इसके पास होंगे। किसी ना किसी तरह से इसका रिलेशन आपको जानना है, आपको याद रखना है। मैचिंग के फॉर्मेट में, मिलान के फॉर्मेट में, सही गलत फाइंड आउट कर के फॉर्मेट में, या डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी गोविंद सागर बांध की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो सतलज नदी पर बना हुआ है। ये एकदम मन में बिठा लीजिए कि गोविंद सागर शब्द अगर आपने सुना तो नदी आपको सीधे सतलज नदी आपके दिमाग में एकदम एक बार में जो है वो क्लिक करनी चाहिए। नेक्स्ट है कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू झील जो है, इसको कोलेरू झील या कोलेरू झील जो वो मतलब कि सागर भी कहते हैं, सागर बांध भी कहते हैं या कोलेरू झील भी कहते हैं। तो ये जो है ये कौन सी नदी पर है, तो ये आपका है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है उकाई जलाशय परियोजना। तो जो आपका ये उकाई जलाशय परियोजना है ये आपका तापी नदी पर, या इसको ताप्ती नदी भी कहा जाता है, तो उस पर आपका बना हुआ है। तो गोविंद सागर बांध सतलज नदी पर है, कोलेरू झील कृष्णा नदी पर है, और उकाई जलाशय जो है आपका उकाई जलाशय परियोजना या उकाई जलाशय बांध इस तरह से करके आता है। उकाई जलाशय परियोजना करके ज़्यादा ये पूछा जाता है। तापी या ताप्ती नदी पर स्थित है, पाया जाता है, बना हुआ है, संबंधित, इस तरह से प्रश्नों को घुमा फिरा कर किसी भी तरह से आपसे ये पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में ये आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आपको अपने जहन में रखना है कि लूनी नदी जो है वो कक्ष के रण में, आपकी लूनी नदी कक्ष के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। किसी भी तरह से पूछा जाए कि कक्ष के रण में कौन सी नदी लुप्त हो जाती है या कौन सी नदी दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, या लूनी नदी की विशेषताओं या किसी भी तरह से आता है, लेकिन ये जो कुछ मेन शब्द हैं, एक तो लूनी नदी याद रखिए, कक्ष के रण याद करिएगा, उसकी दलदली भूमि याद रखिएगा, उसमें लुप्त हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर योर एग्जाम। तो इसलिए बहुत मेहनत से ये ढूंढ करके आपके लिए लाया जाता है कि ताकि ये हर हालत में आपके लिए फ़ायदा करे, किसी न किसी काम आए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक और राज्य से गुजरता है। जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में जो आपका मतलब आपका ये इंडिया का मैप हुआ ऊपर से नीचे तक, हाफ पोर्शन से जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपका अरुणाचल प्रदेश के साइड में, मतलब आपका ये आपका सिक्किम आपका पड़ता है, सिक्किम गैंगटोक जो है। तो सिक्किम जो है वो आपका जैसे ऊपर में पड़ता है और वही अक्षांश जब वैसे यहाँ से यहाँ तक गुजरता है तो आप देखते हैं कि वो अक्षांश एक तरफ यहाँ पर आपका सिक्किम होता है और दूसरी तरफ यहाँ पर जब आता है दूसरी तरफ में
तो वहाँ पर आपका स्थित होता है राजस्थान। इसको आप मैप में भी देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप इस चीज़ को देख पाएंगे जो है। तो जवाब आपका है राजस्थान। प्रश्न फिर से पढ़ देती हूँ कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक और राज्य से गुजरता है? तो आंसर है राजस्थान से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या होता है? आपको पता है गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें पवन के बाईं ओर, मतलब जो आपका वायु वेग होता है, जो आपकी पवन होती है वो बाईं ओर जो है विचलन, मतलब बाईं साइड जो आपका उसका डाइवर्जन हो जाता है, उसका रीज़न क्या है? एग्जाम में ऐसे ही आएगा ये। और ऑप्शन में जो है एक आपका, जैसे यहाँ पे सही जवाब है कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ये होता है। अब आपके यहाँ पे तो आंसर सीधे लिखा हुआ है तो ठीक है, आपने याद कर लिया पृथ्वी का घूर्णन। अगर एग्जाम में आपको डायरेक्ट आएगा तो आपका ताप दे देगा या फिर कुछ और वायु गति दे देगा या कुछ, मतलब इस तरह से कुछ घुमा फिरा करके 3-4 ऐसे दे देते हैं और चारों ऑप्शन हमें सेम ही लगते हैं। तो वहाँ पर ये बड़ा काम, मतलब कि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का जो कारण होता है सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, वो है पृथ्वी का घूर्णन, सबसे इम्पोर्टेंट। और बाकी और जितने भी रीज़न है वो सब इससे बहुत छोटे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश, याद कीजिएगा ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? अब ये क्या है कि ये आपको मिलेगा, ये इस तरह के गिस जो एक लाइन जो यहाँ पे मैं लिख करके ले आती हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एकदम मतलब जहन में एकदम अच्छे से समझ में याद कर लीजिए, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से ये आपको एग्ज़ाम में, पेपर में किसी न किसी फॉर्मेट में ये प्रश्न आपको दिखेंगे जो है, ये स्टेटमेंट आपको ज़रूर दिखेगा जो है। प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो वो है अत्यंत अल्पकालिक शुष्क वायु, मतलब कि बहुत कम टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए ड्राई ऋतु वहाँ पर होती है जो है। अगला प्रश्न है सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। एग्जाम में आता है ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? 3-4 नदियों के ऑप्शन रहेंगे और एक ऑप्शन उसमें आपका सतलज नदी रहेगा। तो जब आपसे इस तरह से पूछा जाए कि कौन सी नदी, या इस मतलब सतलज नदी का उद्गम स्थल, या ज़्यादातर ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो जवाब में आपका ऑप्शन में अगर सतलज नदी दिया है तो उसको ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुल्हस्ती पावर स्टेशन ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो दुल्हस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर बना हुआ है। और कुछ प्रमुख बंदरगाह के नाम आपके यहाँ पर हमने प्रश्नों में पाए, पेपर्स में पाए, इंपॉर्टेंट लगे तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको शामिल किया है। एक है कोची बंदरगाह, एक है पारादीप बंदरगाह, एक आपका न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ये आपके प्रमुख बंदरगाह में से आते हैं। और एक आपका है अप्रमुख बंदरगाह, और ये जैसे लिख रही हूँ इसको ऐसे ही याद कीजिएगा और आपको ज़रूर ये देखने को मिलेगा। तो अप्रमुख बंदरगाह के तौर पे आप दहेज बंदरगाह, दाहेज, उसको याद कीजिएगा। और प्रमुख बंदरगाह के तौर पे कोच्चि बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और न्यू मंगलोर बंदरगाह याद कीजिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में कौन से ऐसे वन हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर पहाड़ियाँ कौन सी होती हैं? मतलब इंडिया के मैप में अगर आप नीचे देखते हैं तो आपका एक तरफ से आता है पूर्वी घाट और एक तरफ से आता है पश्चिमी घाट। इधर से आया पूर्वी, इधर से आया पश्चिमी, और एक जगह जब पूर्वी और पश्चिमी घाट का जहाँ पर मिलन होता है वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में तटीय राज्य कितने हैं? तो भारत में तटीय राज्य 9 हैं। तटीय राज्य का मतलब होता है जो तट से लगे होते हैं, मतलब जल से लगे होते हैं, उनको तटीय राज्य कहा जाता है। तो भारत में तटीय राज्य 9 हैं। 9 के नाम आप चाहें तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं, और नहीं भी लिख के बताते तो आप खुद भी याद कर लीजिए, और नहीं तो किसी न किसी वीडियो में मैं इसको 9 राज्यों का भी नाम अपने शामिल कर दूंगी। ज़्यादा राज्यों के नाम एक्चुअली नहीं पूछे जाते हैं, संख्या ही पूछी जाती है कि कितने तटीय राज्य हैं, तो 9 तटीय राज्य हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, हम आपसे कल फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में। बिल्कुल नए कंटेंट है, कहीं से कॉपी पेस्ट किया। ये हमारी अपनी खुद की मतलब खुद की अपनी रिसर्च, अपनी प्रयास, अपनी मेहनत से बनाए हुए स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपनी नोट्स होती हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। और वन लाइनर फॉर्मेट, वेरी शॉर्ट फॉर्मेट में ये रहता है। और बाकी अगर छोटी सी सूचना मैं जो हमेशा आपको देती हूँ कि अगर जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ वो सारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होती है। अगर आप देर सवेर, कभी कभार होता है कि भाई अपलोड करने में 1 दिन 2 दिन लग जाता है, लेकिन अपलोड होती वहीं पर है, जो है टेलीग्राम पर सारी PDF में अपलोड करती हूँ। एंड वही ये बात है कि भाई क्योंकि मैं वन मैन आर्मी हूँ, तो वही वन वुमेन आर्मी, तो अपना ये सारा काम हम खुद ही करते हैं, खुद ही स्क्रिप्ट बनाएंगे और खुद ही ये सारी चीज़ें करेंगे, तो इसलिए अपलोड करने में 1 आध दिन एक्स्ट्रा लग जाता है, लेकिन अपलोड हो जाती है जो है। और बाकी अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा, रिप्लाई डायरेक्ट मिल जाएगा। अदरवाइज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से। आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाती हैं। और बस बाकी मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, अपना पूरा का पूरा जो है सपोर्ट और कोऑपरेशन दिखाइए। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। सुविधा उससे आपको ये होगी कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पर डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो पूरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।